नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में गत कुछ दिनों से लगातार उपभोक्ताओं द्वारा दूषित जलापूर्ति की शिकायतें की जा रही थी। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा द्वारा भी गत दिनों सेगवा मार्ग पर वाटर वर्क्स का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसका निरीक्षण किया था। अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया था और दूषित पानी को लेकर जो लोगों की शिकायत थी उसे अवगत कराया गया और इस स्थिति में तत्काल प्रभाव से सुधार लाने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ की जिला कलेक्टर द्वारा भी इस स्थिति के बारे में जानकारी ली गई और जो संबंधित प्लांट आदि है उसके बारे में अवलोकन भी किया गया। एक अभियान भी राज्य सरकार की ओर से इस गर्मी के मौसम में हैंडपंप अभियान और स्वच्छ पानी आदि को लेकर चलाया गया और जब अधिकारियों की लापरवाही सामने आई तो आखिरकार जिला कलेक्टर द्वारा सहायक अभियंता हिमांशु वीरवाल एवं कनिष्ठ अभियंता राकेश आमेटा को चार्जशीट देने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों अधिकारियों पर जो गाज गिरी है उसके बाद भी चित्तौड़गढ़ में दूषित पानी को लेकर स्थिति में कोई सुधार हो पाता है या नहीं। और खासतौर पर इन दिनों गर्मी के दिन है, दूषित पानी की स्थिति कई लोगों के लिए एक बड़ा कारण भी बन सकती है, जैसा कि इंदौर में गत दिनों हम देख चुके हैं। आखा तीज का दिन, भीषण गर्मी, तेज धूप और ऐसी स्थिति में आप यदि सरस डेयरी के जो बूथ हैं चित्तौड़गढ़ में वहां यदि रविवार को गए होंगे तो आपको यह जवाब मिला होगा कि आज न तो नमकीन छाछ उपलब्ध है और न प्लेन छाछ उपलब्ध है और अन्य जो उत्पाद है उसके बारे में भी आपको निराशा ही मिली होगी। और इसी तरह यह उत्पाद सरस डेयरी के विभिन्न बूथों पर 20 अप्रैल सोमवार को भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिसको लेकर सरस डेयरी के प्रबंधकों की ओर से जो डेयरी बूथ के जो संचालक है उनको जो जानकारी दी गई वह अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद कारण कहा जा सकता है। आदेश में कहा गया कि कैरेट उपलब्ध नहीं होने के कारण इन उत्पादकों की सप्लाई नहीं की जाएगी। बताते हैं आपको कि क्या जारी किया गया आदेश। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी का यह आदेश प्रभारी विपणन की ओर से न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि प्रतापगढ़ में स्थित सरस डेयरी के जो समस्त बूथ हैं उनको भिजवाया गया। इस आदेश में कहा गया कि युद्ध की विभिषा के कारण दुग्ध संघ में खाली कैरेट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अब अपने आप में यह बड़ा हास्यास्पद सवाल है और ये जो आदेश है यही अपने आप में हास्यास्पद की स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि आखिरकार युद्ध की विभिषा के बीच इस सरस डेयरी में खाली कैरेट का क्या ताल्लुकात है। और कहा गया कि इसी कारण यानी कि खाली कैरेट उपलब्ध नहीं होने के कारण 19 और 20 अप्रैल को छाछ नमकीन के साथ ही जो प्लेन छाछ है, दही जो कप में सरस डेयरी की होती है 200 ग्राम की, वह उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। इस आदेश को लेकर बूथ संचालकों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस आदेश के पीछे कारण क्या रहे और यह उपलब्ध नहीं होने के कारण रविवार को कई सरस के जो बूथ हैं वहाँ पर उपभोक्ताओं को छाछ के लिए और दही के लिए बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका फ़ायदा गुजरात की एक अन्य जो डेयरी है वह उठाती रही और वह अपने प्रोडक्ट बेचती रही, जिसे इस आदेश के बारे में पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। यानी कि चित्तौड़गढ़ में सरस डेयरी होने के बावजूद यहाँ के जो पार्लर हैं, अलग अलग बूथ हैं, वहाँ पर उत्पाद उपलब्ध नहीं हो पाए और बाहर के जो कंपनियां हैं वह यहाँ पर कमाई करती रही। एवं सरस डेयरी के जो पार्लर बूथ संचालक उनमें भी इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है, जिनका कहना है कि यह काफ़ी अधिक सीजन का समय है
और आखा तीज के दिन तो छाछ की काफ़ी अधिक मांग रहती है, लेकिन यह उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियां हुई और इसके कारण आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। दरअसल चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में गत कई समय से स्थायी रूप से प्रबंधक यानी कि एमडी की नियुक्ति नहीं की जाकर अलग अलग प्रबंधकों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा रहा है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ डेयरी इन दिनों राम भरोसे चल रही है और यह कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में पोपा बाई का राज चल रहा है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी के चेयरमैन को काफ़ी समय पहले विभिन्न कारणों से पद से हटाया जा चुका है, जिन्हें बाद में न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। न तो चेयरमैन है और न ही कोई डायरेक्टर है। इसके कारण चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में इन दिनों सब कुछ राम भरोसे चल रहा है और जो आदेश जारी किया गया वह किसी के भी गले नहीं उतरा कि आखिरकार इस तरह के आदेश के पीछे कारण क्या रहा। क्या इसके पीछे पर्दे के पीछे और कोई कारण है और कैरेट नहीं होने का बहाना बनाया गया। कई दिनों से सरस डेयरी उत्पादों की सप्लाई ठीक नहीं चलने एवं दही, छाछ, घी और श्रीखंड जैसे उत्पाद पहले से ही बंद होने के कारण बूथ संचालकों द्वारा चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को भी इसकी शिकायत की गई है। सरस बूथ एजेंटों का कहना है कि सप्लाई दूध की सवेरे और शाम होती है। दिन के समय कैरेट खाली रहते हैं और सरस डेयरी में 4-5 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में कैरेट हैं और दिन के समय जब खाली कैरेट उपलब्ध रहते हैं तो ऐसे में गाड़ियों को सही समय पर भेजकर छाछ के लिए कैरेट का दोबारा उपयोग किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह पूरी तरह से प्रबंधन की लापरवाही रही, जिसका असर सीधे बाजार और उपभोक्ताओं पर पड़ा। सरस डेयरी के उत्पाद नहीं मिलने का फायदा अन्य कंपनियों द्वारा उठाया गया, खास तौर पर जो गुजरात की अमूल डेयरी है उसके द्वारा यहाँ पर इसकी जमकर बिक्री की गई। यानी कि चित्तौड़गढ़ में सरस की डेयरी होने के बावजूद अब बाजार में दूसरे ब्रांड के उत्पाद ज़्यादा बिकने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। जबकि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में प्रशासक के पद पर जिला कलेक्टर है एवं तेज गर्मी के बीच सरस डेयरी बूथों पर मिलने वाले जरूरी ठंडे उत्पाद धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं या उसकी कमी महसूस की जा रही है। इसका सीधा असर बूथ संचालकों की कमाई पर पड़ रहा है, जिनका कहना है कि ऐसी स्थिति में बूथ चलाना उनके लिए बोझ बनता जा रहा है। एवं उनका यह भी कहना है कि प्रति वर्ष आखा तीज आता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जबकि आखा तीज पर इस तरह का आदेश जारी किया गया कि कैरेट उपलब्ध नहीं होने के कारण छाछ बूथों पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इसे युद्ध की विभीषिका से जोड़ दिया गया। एक बार फिर आप गौर से यह लाइन देखें। युद्ध की विभीषिका के कारण दुग्ध संघ में खाली कैरेट उपलब्ध नहीं हो पाए और इसके कारण आखा तीज पर 19 और 20 अप्रैल को यह यानी कि छाछ और दही का जो कप आता है वह उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं हो पाएगा और रविवार को उपलब्ध नहीं हो पाया। अब हजारों किलोमीटर दूर युद्ध चल रहा है और सरस डेयरी पर इसकी गाज गिर रही है। अपने आप में यह बड़ा हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में रविवार को परशुराम जन्मोत्सव विभिन्न आयोजन के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में कुंभा नगर क्षेत्र में रेलवे संपार्क के समीप स्थित परशुराम सर्किल पर इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। वहीं कुंभा नगर में भूमि पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। भारतीय मजदूर संगठन की 3 दिवसीय कार्यशाला चित्तौड़गढ़ के जैन धर्मशाला में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही
प्रदेश स्तरीय अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे एवं विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए गए। कई तरह का मंथन किया गया और जब प्रदेशाध्यक्ष से हमने यह जानना चाहा कि चित्तौड़गढ़ में एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान में भारतीय मजदूर संघ का किसी तरह का कोई अस्तित्व नहीं है और गत कई वर्षों से एक ही यूनियन का यहाँ कब्जा है, तो प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में भारतीय मजदूर संघ भी इस औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक मजबूत यूनियन के रूप में देखने को मिल सकेगा। भारतीय मजदूर संघ की प्रांतीय नेतृत्व विकास कार्यशाला का 3 दिवसीय आयोजन रविवार को चित्तौड़गढ़ के जैन धर्मशाला में संपन्न हुआ। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी एवं अन्य पदाधिकारियों के अनुसार इस कार्यशाला में नए एक्ट के बारे में कायिताओं को जानकारी दी गई। कार्यशाला में उदयपुर, कोटा, अजमेर, बांसवाड़ा संभाग से पदाधिकारी एवं कायिता मौजूद थे, जिनमें महिला पदाधिकारी भी शामिल थे। कार्यशाला में भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा एवं परिपाटी के संबंध में विचार विमर्श करने के साथ ही संगठन की रीति नीति के बारे में कायिताओं को और अधिक जागरूक करने के लिए भी आह्वान किया गया एवं अंतिम दिन रविवार को भी इस कार्यशाला में कई वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए एवं नए एक्ट के बारे में भी कई पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एक्ट में जो खामियां हैं उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है एवं सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और यदि इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है तो भारतीय मजदूर संगठन द्वारा आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ की 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। आखिरकार किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ और क्या इस दौरान कोई प्रस्ताव पारित किए गए? दिनांक 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जैन धर्मशाला चित्तौड़गढ़ में भारतीय मजदूर संघ का चित्तौड़, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं का एक विकास वर्ग आयोजित किया गया। विकास वर्ग के अंदर भारतीय मजदूर संघ क्या है, भारतीय मजदूर संघ की नीति क्या है, भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा क्या है, सद्य दंतोपति थेगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ का निर्माण किस परिस्थिति में किया और वर्तमान परिस्थिति में भारत के अंदर भारतीय मजदूर संघ की क्या भूमिका है, कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा जो 4 लेबर कोड प्रस्तुत किए हैं और जिसका 2 कोडों का भारतीय मजदूर संघ ने समर्थन किया है और 2 लेबर कोड का विरोध किया है, क्यों विरोध किया उसके कारण भी हमने कार्यकर्ताओं को बताया। हमने कार्यकर्ताओं को यूनियन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि यूनियन का रजिस्ट्रेशन, यूनियन का पंजीयन और यूनियन का वेरिफिकेशन किस प्रकार होता है। हमने कार्यशाला के अंदर कार्यकर्ताओं को गेट मीटिंग करना बताया, धरना देना बताया, समझौता करना बताया और किस प्रकार मैनेजमेंट से हम बात कर सकते हैं उस बारे में जानकारी दी। हमने कार्यकर्ताओं को भारतीय मजदूर संघ के ध्वज के बारे में बताया, भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति के बारे में बताया, भारतीय मजदूर संघ के उत्सव के बारे में बताया और भारतीय मजदूर संघ के नारे जो प्रेरणादायक है, भारत माता की भूमि को छूते हुए स्वदेश की भावना की उससे ओतप्रोत नारों के बारे में जानकारी दी। और अंत में हमने सभी की तुलना सभी कार्यकर्ताओं से अपील करी कि जिस प्रकार राम सेतु बनाने में ग्लेरी का उपयोग था, ग्लेरी ने आकर बार बार अपनी छोटी छोटी बालू से राम सेतु में निर्माण कार्य में सहयोग किया, उसी प्रकार भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता इस अभ्यास वर्ग से ये प्रेरणा लेके जाए कि हम रहे या न रहे किंतु माँ भूमि मातृभूमि का वैभव हमेशा अमर रहे, हमारा संगठन दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। वर्तमान में हमारे संगठन की सदस्य संख्या लगभग 4 करोड़ है और विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन भारतीय मजदूर संघ है। भारतीय मजदूर संघ एक पारिवारिक संगठन है जिसका पालक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जो 2 विसंगतियां खासतौर पर आप बताएं कि 2 कोड को लेकर खामियां आई विसंगति जिससे भारतीय मजदूर संघ सहमत नहीं है, तो सबसे बड़ी खामियां उसमें क्या महसूस करते हैं? उसमें पूंजीवादियों को ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं, बाकी लेबर को कुछ नहीं है। ग्रेच्युटी के बारे में भी है, पीएफ के बारे में भी है। हमारा कहने का मतलब ये है कि 9 श्रमिकों से अधिक 10 श्रमिक किसी उद्योग में काम करते हैं तो उद्योग बन जाता है, जबकि सरकार उसको 100 तक ले जाने की कोशिश करती है। इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं और हमारे विरोध के कारण
केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा है कि हम इसमें पुनः विचार कर रहे हैं। कार्यशाला में विशेष रूप से भाग लेने आए संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजन सिंह डाबी से जब यह पूछा गया कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर एक बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान होने के बावजूद भारतीय मजदूर संघ यूनियन का वहाँ किसी तरह का कोई अस्तित्व नहीं है एवं गत कई वर्षों से एक अन्य यूनियन वहाँ पर मौजूद है। इस पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस औद्योगिक प्रतिष्ठान में भी भारतीय मजदूर संघ देखने को मिलेगी। करेंगे तो भारतीय मजदूर संघ आंदोलन के लिए भी तैयार है। आंदोलनात्मक तरीके से भारतीय मजदूर संघ इन जो कानून में श्रमिकों के हित में जो नहीं हुए उन हितों को लागू करने के लिए समय समय पर भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करेगा। तो क्या भारतीय मजदूर संघ ने इसके लिए कोई डेडलाइन तैयार की है, समय सीमा तय की है, आखिर कब तक ये हो पाएगा? मजदूर संघ ने 2 बार पूरे भारत में इसका आंदोलन श्रमिक आंदोलन किए हैं, गेट मीटिंग की है, धरना प्रदर्शन किया है, मांग पत्र दिया है और आने वाले टाइम में ये 2 महीने का समय रहेगा। उसको सरकार से वार्ता भी चल रही है और उसके बाद में अगर नहीं होगा तो भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करने के लिए भी पीछे नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले की यदि बात करें तो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, संस्थान हैं, उसमें से एक बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान हिंदुस्तान जिंक है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ की बात की जाए तो वहाँ उसकी कोई यूनियन नहीं है, जिसको लेकर गत दिनों एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जोर शोर से हुंकार भरी थी कि यहाँ भी जो है आखिरकार भारतीय मजदूर संघ आएगा। लेकिन उस सम्मेलन के बाद ABCD बात आगे बढ़ नहीं पाई। यदि आपकी जानकारी में मतलब चित्तौड़ में अभी वर्तमान में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अभी बन गई है। वहाँ रजिस्टर्ड भारतीय मजदूर संघ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई है, लेकिन मैनेजमेंट कहीं न कहीं राजनेताओं के पिछलों को बना हुआ है। तो इस संबंध में भी हम आवेदन पत्र दिया है और कभी ऐसी स्थिति आएगी तो हम ठेका श्रमिकों के बारे में भी मैनेजमेंट से बातचीत करके उनके समाधान करेंगे। चित्तौड़गढ़ प्रांत की यदि बात करें तो इस समय चित्तौड़गढ़ प्रांत की क्या स्थिति है? भारतीय मजदूर संघ की यदि सदस्यों की बात करें और यदि आगामी कुछ विस्तार की यदि बात हो तो क्या इसमें भी कोई कदम? हमारे भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो हमारी 70 वर्ष की कार्ययोजना जो भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष और 71 वर्ष में प्रवेश किया है, तो भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति ने हमने तय किया है कि प्रत्येक जिले को 5 नई रजिस्टर्ड यूनियन बना दी है। विशेष करके जो आने वाला समय है संगठित क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। अभी भारत में वर्तमान में मात्र 5% श्रमिक जो है वो संगठित क्षेत्र में है। अधिकतर जो श्रमिकों की संख्या है वो असंगठित क्षेत्र में है। तो असंगठित क्षेत्र में हमारा काम कैसे बढ़े, इस क्षेत्र में भी हमने ठेका मजदूरों की यूनियन हमारी प्रदेश स्तर पर बनाई है। प्रदेश जिला स्तर पर भी ठेका मजदूरों की यूनियन बनाएंगे। स्ट्रीट वेंडर है, इस दिशा में भी हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं। हिमाल यूनियन है, पेट्रोल पंप है। इस तरह से जो असंगठित क्षेत्र बहुत लंबा विस्तृत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी हमने जिला स्तर पर टास्क दिया है यूनियन बनाने का और वो काम कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सी यूनियन हैं, बहुत से श्रमिक संगठन जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात देखने को मिलती है, कई ऐसे श्रमिक हैं, सरकार प्रचार करती है, विभाग प्रचार करता है, कई ऐसे लोग हैं, श्रमिक हैं, जिनके श्रमिक कार्ड अब तक नहीं बने हुए हैं, जिसके कारण उन्हें जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। उसके लिए यूनियन क्या कर रही है? इस संबंध में हमारे भवन निर्माण से जुड़ा जो संगठन है प्रदेश स्तर उसमें हमने प्रभारी नियुक्त करते हैं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष गौरीशंकर जी, ये पूरा उस विषय को देख रहे हैं। भवन निर्माण से संबंधित पूरे विषय में क्या क्या सरकार की योजना है, कौन सी अभी सरकार योजना का लाभ दे रही है, कौन सी नहीं दे रही है, हमारे गौरीशंकर जी जो असंगठित क्षेत्र का काम देख रहे हैं, ये पूरा विषय से। सर आप बताएं क्या करने जा रहे हैं कि ताकि उनको लाभ मिल सके इस श्रमिक कार्ड का, जिनके पास नहीं है और वो बना सके? ई श्रम कार्ड और मजदूर कार्ड दो अलग अलग विषय हैं। ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार का डाटा कलेक्शन करने के लिए है, अलग अलग वर्गीकरण करते हुए मजदूरों को इकट्ठा करना, कितने मजदूर किस वर्ग में काम कर रहे हैं, इसके लिए ई श्रम कार्ड है। परंतु राजस्थान में जो राजस्थान भवन एवं स्वनिर्माण श्रम कल्याण मंडल जो बना है, उस कल्याण मंडल के अब तक 36 लाख मेंबर जुड़ चुके हैं और 14 लाख लोग एक्टिव हैं और हम अब तक 8 लाख लोगों को इसका भुगतान कर चुके हैं। प्रत्येक वर्ष 136 करोड़ रुपए लगभग बांटते हैं और उसके अलावा 536 करोड़ रुपए सेस के रूप में आता है। कई बार मजदूरों को ये दिक्कत आती है कि वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाते। कई जगह ई मित्र जो है वो उसको ज़्यादा लूटने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार लेबर डिपार्टमेंट भी उसमें कई बार इन्वॉल्व होते हैं कि बिना पैसे के काम नहीं करते, किसी मजदूर का काम नहीं होता।
उन मज़दूरों के लिए हमने सहायता केंद्र सब जगह खोल रखे हैं। तो वो आएँ और मज़दूर अपनी बात को बताएं। मैं श्रम कल्याण बोर्ड का मेंबर भी हूँ, उनकी बात को भी सुनने को तैयार हूँ और हर बात का निदान हम हर स्तर पर करते हैं। चाहे जेएलसी से कराना हो, चाहे सेक्रेटरी से कराना हो, किसी से भी कराना हो, उसका निदान होता है। हर श्रमिक ये सोचता है कि मेरा ई श्रम कार्ड बने, जबकि वो मात्र कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए है और कंस्ट्रक्शन और उसके साथ जुड़े हुए लेबर जो है अदर कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये 136 तरह के जो व्यवसाय हैं उसमें लगे मजदूरों के लिए है। अब कई बार टैक्सी वाला कहता है मेरा कार्ड नहीं बना, कई बार सिलाई करने वाली महिला कहती है मेरा कार्ड नहीं बना, तो उनका बन नहीं पाता क्योंकि वो सर्टिफिकेट ये दे नहीं पाते कि मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं किया या नहीं किया, इसलिए उनको समस्या आती है। बाकी हर श्रमिक की समस्याओं का निदान करते हैं। फर्जी श्रमिक जो बन रहे हैं ना, उनको तो रोकने के लिए हम भी लगे हुए हैं कि मजदूर संघ ऐसा ना करें कहीं दूसरे लोग पैसा इसका फ़ायदा उठा लें और जिनका मजदूर का सेस है उन लोगों को फ़ायदा मिले ही ना। चित्तौड़गढ़ के समीप रिठोला चौराहे के पास सोमवार को तृतीया पारना महोत्सव का विशाल आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर रविवार को दिन भर तैयारियां जोर शोर से जारी रही। बदेसर की पूर्व प्रधान सुशीला कंवर आकिया द्वारा लाभार्थी के रूप में यह सारा आयोजन करवाया जा रहा है और इस दौरान 40 श्रावक एवं श्राविकाओं का पारना करवाया जाएगा। पारना का अर्थ यह होता है कि पूरे वर्ष में जैन समुदाय से जुड़े जो लोग हैं, एक दिन वह भोजन ग्रहण करते हैं और एक दिन वह भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और ऐसे तपस्वियों का ही जो है पारना होता है और इसी को पारना महोत्सव कहा जाता है। न केवल चित्तौड़गढ़, निम्भारा में भी इसी तरह का कार्यक्रम सोमवार को होगा। जिले में अन्य स्थानों के साथ ही देश भर में कई जगह यह कार्यक्रम जोर शोर से आयोजित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में आयोजित की जाने वाले इस कार्यक्रम के दौरान कई साथियां मौजूद रहेंगी। चित्तौड़गढ़ के समीप रिठोला चौराहे के पास स्थित भान फोर्ट पैलेस में सोमवार को अक्षय तृतीया पारना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कई साथियों की उपस्थिति रहेगी। इस महोत्सव को लेकर रविवार को दिन भर तैयारियां जोर शोर से जारी रही एवं कई श्रावक श्राविकाओं के चित्तौड़गढ़ पहुंचने का सिलसिला भी आरंभ हो गया। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संस्थान, श्री आदेश्वर पार्श्व सेवा ट्रस्ट, राष्ट्रीय महामंगलकारी अनुष्ठान समिति के सानिध्य में इस पारना महोत्सव के दौरान महासती डॉक्टर कुमुद लता महाराज साहब के साथ ही अन्य कई साधुयां आदि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के तहत सोमवार प्रातः नवकाशी तपस्वी स्वागत सम्मान, संतों के प्रवचन के पश्चात तपस्वी अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 40 श्रावक श्राविका का पारना करवाया जाएगा, जिनमें कई बाहर के तपस्वी भी शामिल हैं। बदेसर की पूर्व प्रधान सुशीला कंवर आकिया द्वारा इस वर्ष इस महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है, यानी कि लाभार्थी के रूप में पूर्व प्रधान सुशीला कंवर आकिया है। पारना महोत्सव जैन धर्म में अक्षय तृतीया पर वर्षी तप, एक वर्ष की कठिन तपस्या के समापन का एक प्रमुख उत्सव माना जाता है, जिसमें तपस्वी गन्ने के रस से उपवास खोलते हैं। यह महोत्सव आदिनाथ भगवान की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपनी वर्ष भर की तपस्या अक्षय तृतीया के दिन गन्ने के रस से तोड़ी थी। इसी तरह का आयोजन निम्बाड़ा में भी सोमवार को होगा एवं देश के अन्य कई स्थानों पर भी पारना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन आखा दिन के दिन ही किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इससे पहले 2024 में इस तरह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन को लेकर आयोजन से जुड़े एडवोकेट नरेंद्र पोखरा ने बताया कि कुमुलता जी जो महाराज साहब हैं, उनके सानिध्य में वर्षी तप के पारने यहाँ चित्तौड़गढ़ में भान रिसोर्ट में आयोजित हो रहे हैं। जैन समाज के अंदर पारने झेले जाते हैं जो लगभग 1.25 साल तक एक दिन उपवास करते हैं और एक दिन भोजन करते हैं, तो वो लगभग उनका एक 11-12 महीनों का ये पीरियड रहता है। तो ये अक्षय तृतीया के ऊपर वो पारने खुलते हैं।
वो जैन समाज के अंदर ये पाड़ने का प्रोग्राम और हमारे इसके आयोजक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी आकिया और सुशीला कंवर जी आकिया के सारी उसमें हो रहा है। और वर्धमान स्थानकवादी जैन श्रावक संघ है वो और आदेश्वर जो हमारा आदेश्वर तीर्थ जो है आदेश्वर ट्रस्ट है उनके बैनर तले ये कार्यक्रम यहाँ बान रिसोर्ट में आयोजित होने जा रहा है। जिनके पाड़ने होने जा रहे क्या सब स्थानीय है या बाहर के? कुछ स्थानीय है, कुछ बाहर के हैं। कुल मिला के लगभग 40 ऐसे हैं जिनके पाड़ने कल यहाँ होंगे, जिन्होंने तपस्या करी है पूरे साल भर, एक दिन उपवास एक दिन पाड़ना किया, उनके लगभग 40 पाड़ने कल यहाँ होंगे। तो उसमें क्या अलग अलग उम्र के लोग होते हैं जो कि अलग अलग उम्र के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं, वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं। कुल मिला के लगभग वो 40 के आसपास हैं। उन 40 के पाड़ने कल यहाँ होंगे। तो उनका पाड़ना होने के बाद क्या वो जो एक दिन छोड़ के एक दिन जो होता है खाना खाना एक दिन ही खाना, तो वो समाप्त हो जाएगा या आगे भी कर सकते हैं? समाप्त हो जाएगा, अगर वो चाहें तो इसको आगे कर सकते हैं, अदरवाइज उनका समाप्त हो जाएगा। साल भर का जो वो लेते हैं वो साल 11 महीने 12 महीने से 13-14 महीने तक ये चलता है। तो ये प्रतिवर्ष प्रोग्राम इस तरह का प्रतिवर्ष हमारे प्रोग्राम होता है पाड़ने का। जैसे हमारे अभी फतेहनगर पावन धाम में महेंद्र ऋषि जी हमारे युवाचार्य हैं, उनके बैनर तले वहाँ हो रहा है। इस तरह से अलग अलग और मुख्य समारोह हमारा पालीताना में होता है, वहाँ पाड़ने वहाँ भी हो रहे हैं। जहाँ जहाँ जैन जहाँ हमारे आचार्य सिद्धराज के जहाँ जहाँ संत सत्य वहाँ ये पाड़ने का कार्यक्रम होता है। और ये आखा तीज पर ही होता है? आखा तीज पे ही पाड़ना होता है, बिल्कुल आखा तीज। और इसी तरह का एक आयोजन निम्बाड़ा में भी होने जा रहा है आखा? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इसी तरह का? वो भी इसी तरह का निम्बाड़ा में हो रहा है या फतेहनगर हो रहा है या पालीताना में हो रहा है, जहाँ जहाँ भी हो रहा है वो इसी तरह का कार्यक्रम। तो क्या कार्यक्रम रहेगा? पाड़ना से पहले कोई प्रवचन वगैरह भी रहेगा? पाड़ना से पहले प्रवचन रहेंगे और यहाँ अनुष्ठान भी हमारा साहब इस बानकोट में पहली बार बता रहे हैं। तो आदरणीय विधायक साहब का काफ़ी वो था कि भाई मेरे रिसोर्ट में भी आके आप एक बार अनुष्ठान करें या प्रवचन देवें। तो प्रवचन रहेगा, अनुष्ठान रहेगा और उसके बाद पाड़ने का कार्यक्रम चलेगा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।